हेलो, आप सभी का हिंदी मीडियम एकेडमी के इस चैनल पे स्वागत है जिसमें हम क्लास 11th की मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम शाम को 9 बजे मिलेंगे। तो 9 बजे आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 जो कि है समुच्चय यानी कि सेट। तो यहाँ पर जो ये प्रश्नावली है ना, इसको कराने से पहले मैं आपको इस प्रश्नावली के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर किसी को ये बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, उसको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पर जो टाइमलाइन चलती है यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप क्लिक करो और फिर सीधा सीधा क्वेश्चन देख लो। बट फिर भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले बेसिक चीज़ें देखो, समझो। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना है रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट क्या होता है। देखो एम्प्टी का मतलब होता है खाली यानी कि रिक्त, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, उसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसको हम शून्य समुच्चय भी बोल सकते हैं। मतलब इसके अंदर कुछ नहीं आना चाहिए, खाली होना चाहिए। इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सूचक होता है, वो या तो आप इस तरह से दिखाते हो या फिर आप ये ब्रैकेट्स बनाओगे और इसके अंदर कुछ नहीं लिखोगे। इसका मतलब क्या है कि ये एम्प्टी सेट है यानी कि एक रिक्त समुच्चय है। और अगर मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दूं रिक्त समुच्चय का, तो एक उदाहरण देखो, ये रहा आपके सामने, जिसमें मैंने एक सेट ए लिखा है। इस सेट में वो सभी एक्स आएंगे जहां पर, ठीक है, जो ये एक्स है ये एक ऐसा नंबर हो जो 5 से तो बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। अब सोचो यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा नंबर है बताओ जो 5 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो आप कहोगे अरे यार ऐसा नंबर थोड़ी होता है कोई, ये क्या बात कर रहे हो, जो 5 से बड़ा होगा वो 3 से छोटा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि यार इसके अंदर देखो कुछ आएगा नहीं, है ना, ये आप फालतू में पता नहीं क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है जो 5 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो यहाँ पर ये असलियत में खाली रह जाएगा। समझ में आई बात। तो इसी को हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। तो मतलब जो यहाँ पे मैंने बात बोली, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर सेट की बात करी, वो असलियत में एक एम्प्टी यानी कि खाली सेट है ना, रिक्त समुच्चय। समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। अच्छा, क्या कोई और एग्जाम्पल भी दूं? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पर एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है। तो एक्स क्या चीज है, एक्स है दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि उसमें अब वो सभी एक्स आएंगे जहाँ पे एक्स कोई बिंदु होगा, लेकिन एक्स कहाँ पे होना चाहिए, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। उभयनिष्ठ समझते हो ना, जो दोनों के ऊपर हो। अब मुझे बताओ कि अगर एक रेखा ये रही, मान लो इसको बोलते हैं लाइन 1, और एक रेखा ये रही, मान लो इसको बोला लाइन 2, और लाइन 1 और लाइन 2 समांतर हैं, तो जो बिंदु लाइन 1 पे होगा वो लाइन 2 पे हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है। तो इनके सभी बिंदु तो अलग अलग होंगे ना, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। हाँ, अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती तो यहाँ पर ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये बिंदु दोनों रेखाओं पे है, तो ये उभयनिष्ठ होता। लेकिन अगर रेखाएं समांतर होंगी, तो समांतर रेखाएं क्योंकि कभी मिलती नहीं है, तो आप कहोगे यार समांतर रेखाओं का तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी कैसा सेट रह जाएगा, ये भी एक खाली सेट रह जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय ये भी है। समझ में आई बात। तो रिक्त समुच्चय समझ में आ गया जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम बात करें किसी रिक्त समुच्चय की तो कितने होते हैं? 0, एक भी नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर 0 आएगा, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आने वाले अवयवों की संख्या 0 है। इसके अंदर 0 होना एक अलग चीज है, और इसके अंदर कितने अवयव हैं वो हम बोले कि शून्य अवयव है, एक भी नहीं है, वो एक अलग चीज है। क्लियर हो गई बात। चलो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। अपना अगला जो टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए जरूरी है साहब, वो है परिमित और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं। देखो, परिमित को बोला जाता है फाइनाइट और अपरिमित को बोला जाता है इनफाइनाइट। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, परिमित यानी फाइनाइट का मतलब है कि ऐसा एक समुच्चय जिसके एलिमेंट्स को, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, फाइनाइट नंबर है। और अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि इसमें जो अवयव हैं उनकी संख्या इनफाइनाइट है, यानी कि उनको हम गिन नहीं पाएंगे, अनगिनत है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, एक ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त हो यानी खाली हो, या फिर जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसको हम परिमित बोलते हैं। हालांकि जो खाली है उसके भी अवयवों की संख्या 0 है, 0 एक निश्चित नंबर है ना। ठीक है, तो मेन बात याद रखना है कि फाइनाइट है, निश्चित है। ठीक है,
तो मतलब अगर हम अवयवों की संख्या देखें या तो वो रिक्त हो या फिर अवयवों की संख्या निश्चित हो तो हम बोलेंगे परिमित समुच्चय, नहीं तो क्या बोल देंगे, अन्यथा हम बोलेंगे अपरिमित समुच्चय कहलाएगा वो। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो यहाँ पे एक सेट ए लिखा मैंने, एक समुच्चय ए लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3, इसमें टोटल कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, है ना। इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा n लिखा, स्मॉल n, और फिर a लिख दिया। इसका मतलब है a के पास कितने लोग हैं, a के पास कितने अवयव हैं, नंबर, a का मतलब है नंबर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो a के पास हैं। तो a के पास कितने अवयव हैं, 3। अब इस 3 को इस 3 से कंफ्यूज मत होना भैया, इसको अगर मैं मिटा के यहाँ पे 3 की जगह 5 भी लिख दूँ, 4 भी लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, तब भी यहाँ पे 3 ही आएगा, क्योंकि इस 3 का मतलब है ये कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 3 लोग हैं ना, ये 3 अवयव हैं। तो इसके अवयवों को तो आप गिन पा रहे हो ना, तो ये परिमित समुच्चय होगा। अब समझ में आ गया। या फिर अगर ये खाली हो, है ना, यहाँ पर एक भी नहीं आया, तो मतलब इसके अवयवों में संख्या कितनी है, 0, तो ये परिमित समुच्चय होगा। फिर से मैं समझा दूं कि इसके अंदर 0 लिखने का मतलब है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ पे 0 का मतलब है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसके अवयवों की संख्या 0 है, ये बोला जा रहा है ना। इस 0 का मतलब ये चीज मत समझना। तो यहाँ पर क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय भी क्या होता है, रिक्त समुच्चय भी परिमित होता है, तो ये परिमित समुच्चय हुआ। अच्छा, सी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर डैश 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 लगा हुआ है। भाई ये जो डैश 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 लगा है मतलब ये गिनती ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती है अनंत तक, मतलब हम गिन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इनफाइनाइट, हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे अपरिमित समुच्चय है। तो परिमित यानी कि फाइनाइट और अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट, इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे समझ गए कि परिमित किसे कहते हैं, अपरिमित किसे कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। भाई आपने मुझ पर भरोसा किया ना, तो आपको क्लास 11th की मैथ्स की एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं समान समुच्चय की, यानी इक्वल सेट की। इक्वल सेट की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे सेट या ऐसे समुच्चय को हम बराबर या इक्वल बोलेंगे जिनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, यानी कि एग्जैक्टली सेम अवयव हो। आपकी किताब में लिखा हुआ है दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यता समान अवयव हो। अब बच्चा इतनी खतरनाक हिंदी, तथ्यता समान, देख के डर जाता है बेचारा, है ना। तथ्यता समझ में नहीं आता क्या चीज है, समान तो चलो ठीक है समझ में आया, यानी सेम। यहाँ पे तथ्यता समान कहने का भावार्थ ये है, मैं शब्दार्थ की बात नहीं कर रहा, मतलब भावनाएं जो यहाँ पर हैं वो ये हैं कि एग्जैक्टली हूबहू सेम अवयव होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पर ए में लिखा 1 2 3, ये 3 एलिमेंट आते हैं। बी में मैंने लिखा 1 3 2, यही 3 एलिमेंट आए। तो क्या ए और बी में हूबहू सेम एलिमेंट है? देखो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमने पहले लेक्चर में सीख लिया था। ऑर्डर मतलब कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके पास 1 है तो क्या इसके पास 1 है? हाँ। इसके पास 2 है तो क्या इसके पास भी 2 है? हाँ। क्या इसके पास 3 है तो इसके पास भी 3 है? हाँ। क्या इसके पास कुछ और है? नहीं। तो क्या इसके पास कुछ और है? नहीं। मतलब वही वही जो यहाँ है वही वही यहाँ है, यही कहने का मतलब है तथ्यता समान, यानी कि एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ए और बी भैया हैं आपस में बराबर सेट, यानी कि ये समान समुच्चय हैं। अच्छा, अगर समान नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? अन्यथा हम कहेंगे असमान है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए और सी की, तो भैया इसके पास देखो 4 है तो क्या इसके पास 4 है? नहीं। तो ए और सी आपस में बराबर नहीं है, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे बराबर के निशान को काट के। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बी और सी की, तो बी के पास 4 है, क्या इसके पास 4 है? नहीं। तो बी और सी बराबर नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो इक्वल सेट भी समझ में आ गए होंगे आपको। अब प्रश्नावली 1.2 देखो, है ना, ये मैंने जो लिखा इसको अभी मिटा दो। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है पहले सवाल में कि निम्न में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। याद रखना जितने भी मैंने आपको ऊपर टॉपिक्स बताए इतना ही जरूरी है, बस 1.2 को करने के लिए इतना ही नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है। उससे पहले समुच्चय वगैरह क्या होता है तो हम सीख ही चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा रिक्त समुच्चय है। तो एक बात बताओ यार, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई समुच्चय में कुछ आ रहा है क्या। कुछ भी आ गया तो रिक्त तो नहीं होगा ना, वो फिर तो खाली नहीं होगा, तो नहीं होगा। और अगर कुछ भी नहीं आया तो रिक्त समुच्चय होगा। तो यहाँ कह रहा है 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भैया 2 से जो भाग होगा वो विषम कैसे होगा, जाहिर सी बात है, यानी कि यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा ना,
क्योंकि जो 2 से भाग हो जाएगा वो कैसे विषम हो सकता है, और जो विषम होगा वो 2 से भाग कैसे हो सकता है, जाहिर सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो रिक्त समुच्चय में सबसे पहला उदाहरण क्या हो गया, पहला वाला ही, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला वाला ही लिख दो कि भाई ये पहला वाला ही रिक्त समुच्चय है, समझ में आ गया, ये रिक्त समुच्चय है। अगर मैं बात करूँ इस दूसरे की, तो ये कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो मुझे एक बात बताओ यार, सम अभाज्य संख्याएं का समुच्चय बनाना है। दो एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है अभाज्य भी होती है। देख लो, चाहे दो सम संख्या होती है तो सबको ही पता होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को अभाज्य संख्याओं में दिक्कत हो। अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो दो देखो एक के पहाड़े में आता है, दो दो के पहाड़े में आता है। तो दो के केवल और केवल दो गुणनखंड है, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो दो एक अभाज्य संख्या है। और दो एक सम संख्या है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप जैसे ही पैदा होते हो तैसे ही आपको पढ़ाया जाता है कि देखो भैया दो जो है वो एक सम संख्या है, और दो के पहाड़े में जो जो आएगा वो सब सम संख्याएं होंगी, है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर इसमें एक एलिमेंट आ गया दो, है ना। हालांकि और जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं दो के अलावा वो सम नहीं होती, वो सब विषम है। लेकिन दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसके अंदर कुछ आ गया तो ये क्या है, ये रिक्त नहीं है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, कौन कौन रिक्त है, तो रिक्त नहीं है दूसरा, तो दूसरा वाला रिक्त नहीं है। तीसरे की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है x, जहां पर x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x 5 से छोटी होगी लेकिन 7 से बड़ी होगी। अब मुझे बताओ जो 5 से ही छोटा होगा, जो 5 से ही छोटा होगा, क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता। तो मतलब इसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं। तो तीसरा वाला जो है ये रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय की जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसमें ये तीसरा वाला आएगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, चौथा, चौथे में क्या आ रहा है कि वाई, वाई आएगा जहां पर वाई क्या है, जहां पर वाई है किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर रेखाएं समांतर होंगी तो वो कभी मिलेंगी नहीं, उन पे कोई भी बिंदु यानी कि ऐसा नहीं होगा जो दोनों पे एक साथ आ जाए। दोनों पे एक साथ आने का मतलब ही तो होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों पे हो, तो ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा साहब। तो यानी कि ये भी क्या है, जो चौथा वाला हिस्सा है रिक्त समुच्चय। क्लियर हो गई बात। अब देखो जो प्रश्न संख्या 2 है ना जनाब, ये भी परिमित और अपरिमित पे पूछ लिया है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है यानी कि फाइनाइट है, कौन अपरिमित है यानी इनफाइनाइट है। पहला पूछा वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक बात बताओ यार, जब आप वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाओगे तो उसके अंदर लिखोगे ना भैया, जनवरी लिखोगे, फरवरी लिखोगे, मार्च लिखोगे, ठीक है, अप्रैल लिखोगे, मई लिखोगे, लास्ट में इसी तरह से दिसंबर लिखोगे। तो यहाँ ऐसा थोड़ी कि महीने अनगिनत हो गए, ये तो गिन सकते हो, 12 महीने होते हैं यार, है ना। तो 12 ही महीने होते हैं ना, तो ये परिमित है, फाइनाइट है, गिन पा रहे हैं इसके अंदर कितने अवयव आएंगे। तो पहला क्या होगा, पहला होगा परिमित। क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरे की बात करें तो यहाँ पे एक दे दिया, दो दे दिया, तीन, फिर डैश 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 लगाए। अगर ये डैश 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 ना लगा होता तब तो बात अलग होती, लेकिन ये लगाने का मतलब है ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, हम गिन नहीं पाएंगे, अपरिमित है। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में अपरिमित आ जाएगा। तीसरे में क्या कह रहा है, फिर 1 से लेके 100 पे रुक जाओ, तो यानी यहाँ तो आप गिन पाओगे, टोटल 100 ही एलिमेंट है, 100 ही अवयव है। तो यानी कि तीसरा क्या है, परिमित है, फाइनाइट है, ठीक है। चौथे में क्या बोल रहा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, भाई 100 से बड़े यानी 100 को नहीं लेना, 100 से बड़ा। 100 से बड़ा क्या आएगा, 100 से बड़ा आएगा 101, फिर क्या आएगा 102, फिर क्या आएगा 103। ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे, कुछ गिनती ही नहीं है ना। इनफाइनाइट है ये तो मतलब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या कहलाएगा, ये भी एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। कैसा समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। क्लियर हो गई बात। पांचवे की बात करें, कह रहे हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो भैया 99 से छोटे ना, 99 से छोटे मतलब क्या, सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अभाज्य पूर्णांक लेना, याद रखना नेगेटिव वाले नहीं लेने, क्योंकि जब हम अभाज्य पूर्णांकों की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। और सबसे छोटा जो अभाज्य पूर्णांक होता है वो 2 मान के चलते हैं, ठीक है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। देखो यहाँ पर जो 2 है वो 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है, जो 3 है वो 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, जो 5 है वो 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है। मतलब
जो भी यहाँ पे अभाज्य पूर्णांक है उनके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। दो के देखो ये दो गुणनखंड है, तीन के भी दो गुणनखंड है, पांच के भी दो गुणनखंड है, सात के भी इसी तरह से दो गुणनखंड होंगे, एक और सात। तो इस तरह से जो 99 से छोटे हैं, दो, तीन, पाँच, सात, ऐसे करते करते जाओगे। अब ये थोड़ी कि अनगिनत होंगे, लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 97। ठीक है, ये टोटल 25 है। अगर गिनोगे ना, अगर आप सारी की लिस्ट बनाओ, ठीक है, दो, तीन, पाँच, सात, फिर 11, फिर 13, इस तरह से टोटल 25 मिलेंगे आपको। तुमको तो गिन पाओगे ना, तो ये क्या है? परिमित है। ठीक, तो क्या आपको ये दूसरा प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है, इससे पहले हमने पहला समझा, रिक्त समुच्चय के ऊपर था। इसके बाद हमने दूसरा देखा, परिमित अपरिमित के ऊपर था। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। फिर से परिमित और अपरिमित। पहला क्या है? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो, सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर अपने पास कोई एक रेखा है तो उसके समांतर हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, कोई गिनती ही नहीं है, कितनी भी खींच लो। तो एक बात बताओ, क्या एक्स अक्ष भी एक रेखा ही है? हाँ भाई, एक्स अक्ष भी क्या होता है? एक्स अक्ष भी, ठीक है, एक रेखा ही होता है। तो इसके समांतर भी हम अनगिनत रेखाएं खींच पाएंगे। तो समुच्चय बनाने बैठोगे तो बहुत सारी रेखाएं आएंगी अनगिनत, आप लिख ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये क्या है? ये अपरिमित समुच्चय है, आप गिन नहीं पाओगे इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। तो पहला क्या हो गया? अपरिमित। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ तो यार ए बी सी डी अप टू जेड तक जाओगे ना, अप टू जेड तक ही तो जाओगे, और कहाँ आगे निकल जाओगे? 26 अक्षर है टोटल, तो इसमें तो गिन पा रहे हो भैया। तो ये क्या है? ये परिमित है। तीसरा क्या है? उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। एक बात बताओ यार, 5 का गुणज मतलब जो 5 को नेचुरल नंबर से गुणा करने पे आता है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, जो 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 चौक 20, ऐसे करते 5 का पहाड़ा तो कहीं भी पढ़ लोगे आप, कोई गिनती खत्म ही नहीं होगी। अब ये मत कहना लास्ट में तो 5 ढाई 50 आता है, अरे नहीं भैया, पहाड़ा आगे भी होता है। 55 आएगा, उसके बाद 60 आएगा, उसके बाद 65 आएगा, ऐसे करते करते ये अनंत तक चलता ही जाएगा। हम याद सिर्फ यहाँ तक रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ा वहाँ पे रुक जाता है ना, वो तो आगे बढ़ता रहेगा। तो जो 5 के गुणज हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाने बैठोगे, इनफाइनाइट है, वो अनगिनत है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमित होगा। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पे जितने भी जानवर रहते हैं वो तो फाइनाइट नंबर में है ना, उनकी कुछ तो संख्या होगी। अब आपके बस की नहीं है गिनना या मेरे बस की नहीं है गिनना, वो एक अलग बात है कि हमारे लिए गिनना कठिन है। बट अगर गिनने पे ही ठान लिया जाए तो गिना जा सकता है। वो इनफाइनाइट नहीं है, अनगिनत नहीं है, उनकी कुछ तो संख्या होगी। भले ही वो संख्या गिननी कठिन है, लेकिन कुछ तो संख्या होगी ना। तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं वो फाइनाइट नंबर में है, उनको गिना जा सकता है, भले वो गिनना बहुत कठिन हो। ठीक है, तो यानी कि ये भी फाइनाइट यानी कि परिमित है। अगला है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समूह। देखो, जो 0 0 है वो क्या है? मूल बिंदु ही तो है। जैसे जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं, ठीक है ना, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? उस बिंदु को ही तो बोला जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु एक बिंदु है। और आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, किसी एक बिंदु से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं, कोई गिनती ही नहीं है, कितने भी वृत्त खींच लो, कोई गिनती नहीं है, अनगिनत खींचे जा सकते हैं भैया। ठीक है, तो 0 0 से यानी कि एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या होगा? इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित समुच्चय। तीसरा भी क्लियर हो गया। चौथे की बात करें, अब चौथे की बात करते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि ए और बी बराबर है नहीं। तो एक बात देखो यार, पहले में क्या है? सेट ए में ए बी सी डी, दूसरे में क्या है? ए बी सी डी। ऑर्डर ही तो अलग है भाई, इनको ऐसे लिखा, इनको आगे पीछे कर दिया है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वही वही होना चाहिए। इसके पास ए है तो इसके पास ए, इसके पास बी है, इसके पास बी, इसके पास सी, इसके पास सी, इसके पास डी, इसके पास डी, और कुछ नहीं है दोनों के पास। तो यहाँ पे फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस के अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं या हल की बात करूं, फर्स्ट केस के अगर मैं हल की बात करूं, है ना, इस हल 4 में जो पहला केस है, इसमें मैं सीधे सीधे बोलूंगा भाई ए और बी तो बराबर है ना। पहला समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं दूसरे की बात करूं
तो दूसरे में देखो यहाँ पे 4 8 12 16 है, तो क्या यहाँ पे 4 8 12 है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। ए और बी बराबर नहीं है, अलग अलग आ गया कुछ ना कुछ। तो ए और बी यहाँ बराबर नहीं है। अगर मैं बात करूँ पार्ट 3 की, पार्ट 3 में क्या है, 2 4 6 8 10। अगले में क्या है, एक्स सम धनात्मक पूर्णांक है जो 10 से छोटा या बराबर है। तो ये बताओ, अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। क्यों? क्योंकि x क्या क्या हो सकता है, x एक पहली बात तो सम होना चाहिए, सम संख्या, और एक ऐसी संख्या सम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और जो 10 से छोटा या बराबर आए। तो क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 6 8, यही है। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 8 10, तो बराबर ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो तीसरे में भी ए और बी बराबर आ गए। अब अगर मैं बात करूँ चौथे हिस्से की भाई साहब, ठीक है, किसकी बात करूँ, चौथे हिस्से की। तो जो चौथा हिस्सा है इसमें कह रहा है x क्या है, x 10 का एक गुणज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 10 15 20। तो यानी कि यहाँ पे जो आएंगे वो सिर्फ 10 के ही गुणज होंगे, लेकिन यहाँ पे तो 15 भी आ रहा है, 15 तो 10 का गुणज नहीं होता। तो इन दोनों में सेम टू सेम तो सब कुछ हो ही नहीं सकता, एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता ना। तो ए बराबर बी के नहीं है, सीधी सी बात है, ए बराबर बी के नहीं है। तो ये था चौथा प्रश्न आपका, ठीक है। पांचवे की बात कर लें चौथे के बाद। चलो देखो, जो पांचवा प्रश्न है काफी आसान सा है। इसमें भी हमें बताना है कि जो समुच्चय दिए गए हैं उनके युग्म समान है कि नहीं, मतलब यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया गया है, ए और बी बराबर है कि नहीं, कारण सहित बताना है। तो एक बात बताओ यार, ए के पास क्या है, 2 और 3, तो मतलब ए जो है उसके पास 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 और 3। अच्छा बी जो है, ठीक है, बी को हमें क्या दिया है, एक्स सच दैट, जहां पर एक्स क्या है, समीकरण जो दी गई है इसका एक हल है। तो पहली बात तो आपको ये समीकरण सोल्व करनी आती है क्या, नहीं आती है तो सीख लेना, ठीक है। बी को सॉल्व करोगे तो -2 और -3 आएगा। अब क्योंकि इनके पास एग्जैक्टली सब कुछ सेम नहीं है तो ए और बी बराबर नहीं है। जिनको सॉल्व करनी नहीं आती है, यहाँ पर देखो ये सॉल्व करके मैंने दिखा दिया है, कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको कक्षा 10 में सिखा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2 देख लेना जिसको नहीं आता है, कक्षा 10 का, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू -2 और -3 आएगी। तो यानी कि जो बी है वो इसका हल था ना, इसका हल क्या रहा, -2 और -3। तो बी के अंदर ये दो चीज़ें आएंगी। ए तो हमें डायरेक्ट पता है क्या क्या आएगा, तो ए और बी बराबर नहीं है। अगला जो है इसमें कह रहा है कि ए जो है, ठीक है, उसमें क्या आएगा एक्स, जहाँ पे एक्स क्या होगा, फॉलो का एक अक्षर है। और बी में क्या कह रहा है, वाई, वाई क्या होगा, वुल्फ का एक अक्षर है। तो यार जब इनको आप बनाओगे ना, तो ए में देखो एफ आ रहा है, एफ लिख दो, ओ आ रहा है, ओ लिख दो, डबल एल कोई चीज़ रिपीट नहीं करते तो एक ही बार एल लिखोगे, फिर डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू लिख दो। फिर वुल्फ में क्या क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू लिख दो, ओ एल एफ लिख दिया। अब जरा कंपेयर करो दोनों को, इसके पास एफ है तो इसके पास एफ है, हाँ, इसके पास ओ है, इसके पास बी है, इसके पास एल है, इसके पास बी है, इसके पास डब्ल्यू है, इसके पास बी है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है किसी के पास, कुछ अलग नहीं है किसी के पास, हूबहू सेम है सब कुछ, भले ही ऑर्डर अलग हो, तो हम बोलेंगे और भी बराबर है। क्लियर हो गई बात। ये था पांचवा। अब बात कर लेते हैं छठे की। छठा जो प्रश्न है इसमें बोला गया, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। ठीक है भाई साहब, हल नंबर 6, और ये आखिरी प्रश्न भी है आपकी प्रश्नावली का। इसमें क्या कह रहा है भाई, ए के पास है 2 4 8 12। अब चेक करो क्या इसके पास 2 4 8 12 है, नहीं। इसके पास है क्या, नहीं। इसके पास है क्या, नहीं। किसी के पास है क्या, नहीं। तो ए तो किसी के बराबर नहीं है। बी को देखते हैं, 1 2 3 4, किसी के पास 1 2 3 4 है, इसके पास है, देखो बी के पास 1, इसके पास 1, फिर 2 3 4, तो 2 3 4, यानी कि बी और डी पहली बात बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यार बी और डी तो समान है। अच्छा किसी और के पास 1 2 3 4 है, नहीं। अगला 4 8 12 14 है किसी के पास क्या, नहीं। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो ही गए। अच्छा -1 1 इसके पास है क्या, -1 1, यानी यहाँ पर देखो ई और जी, -1 -1 1 1, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से, यानी कि ई और जी बराबर हैं। तो दूसरी बात क्या हो जाएगा, ई और जी बराबर हो जाएंगे। 0 1 किसी के पास है, नहीं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तो उम्मीद करता हूँ भाई साहब कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं। अगला जो लेक्चर आएगा ना वो बहुत ही बेहतरीन आएगा, उसमें हम समुच्चय का उप समुच्चय पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और 1.3 करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, फिलहाल ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।